एवं विद्वज्जनों को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मृदुल तिवारी ज्ञान गंगा के इस 235वें बौद्धिक सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर हम अपने उन मार्गदर्शक एवं संरक्षक गुरुओं के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं जो इस श्रृंखला के सतत संचालन हेतु हमें निरंतर मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं संबल प्रदान करते हैं। आदरणीय वैद्य श्री देवेंद्र तिगुड़ा जी, अध्यक्ष शासी निकाय राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, आदरणीय वैद्य श्री राजेश कोटेचा सर, सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार, एवं आदरणीय डॉक्टर वंदना सिरोहा मैडम, निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। आइए इस सत्र का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी को नमन कर उनके आशीर्वाद के साथ करेंगे। आगे बढ़ते हुए मुझे बताते हुए यह अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज विशेषज्ञ वक्ता वैद्य डॉक्टर हरिशंकर मिश्र हैं, जो शास्त्रीय औषधियों, असन एवं बीजक की वानस्पतिक पहचान विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। वैद्य डॉक्टर हरिशंकर मिश्र आयुर्वेद के अनुभवी शिक्षाविद एवं द्रव्यगुण विशेषज्ञ हैं। वे वर्तमान में पीजी विभाग द्रव्यगुण, एलएच स्टेट पीजी आयुर्वेद कॉलेज पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। उन्होंने द्रव्यगुण विषय में पीएचडी संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा से की है। उनका शोध कार्य खीरी जिले की औषधीय वनस्पति तथा थारू जनजाति की पारंपरिक चिकित्सा पर केंद्रित है। डॉक्टर मिश्र अब तक 45 से अधिक स्नातकोत्तर शोध कार्यों का मार्गदर्शन कर चुके हैं तथा वर्तमान में पीएचडी शोधार्थियों का भी निर्देशन कर रहे हैं। उनके 58 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से एक को आयुष मंत्रालय के कोविड-19 प्रोटोकॉल में संदर्भित किया गया है। उन्हें औषधीय पौधों की पहचान, वनस्पति विज्ञान एवं आयुर्वेद शोध में विशेष रुचि एवं विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने देश भर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विषय विशेषज्ञ के रूप में विशेष योगदान दिया है। अब मैं आदरणीय वैद्य डॉक्टर हरिशंकर मिश्र से सादर अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। इससे पूर्व सभी प्रतिभागियों से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया अपना माइक्रोफोन एवं कैमरा बंद रखें ताकि यह व्याख्यान अनवरत रूप से, सुचारू रूप से चलता रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद डॉक्टर मृदुल जी। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आरएवी के शासी निकाय के चेयरमैन वैद्य देवेंद्र तिगुड़ा सर, शासी निकाय के समस्त सदस्यगण, आरएवी की दूरदर्शी डायरेक्टर डॉक्टर वंदना सिरोहा मैडम, और स्क्रीन पर नाम हमें एक दिख रहा है डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी सर का चित्रकूट से, और सभी सम्मानित गुरुजन, हमारे जो छात्रगण इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबको सादर नमस्कार करता हूं। जैसा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बड़ी विडंबना रही है प्राचीन काल से, क्योंकि आयुर्वेद के अध्ययन अध्यापन का जो एक क्रम था गुरुकुल परंपरा का, जिसको आरएवी ने आज भी जीवित रखा हुआ है। गुरुकुल परंपरा के द्वारा जब वनौषधियों का अध्ययन अध्यापन होता था तो उसमें वनौषधियों का असंदिग्ध परिचय छात्र प्राप्त कर लेता था, और संभवतः इसीलिए हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कहीं भी वनौषधियों के वानस्पतिक लक्षणों का वर्णन नहीं किया गया। केवल कुछ एक्सप्लेनेटरी सिनोनिम्स यूज किए गए हैं, जो उनके गुणों के आधार पर, उनके प्राकृतवास के आधार पर, उनके पुष्प के लक्षण के आधार पर, पत्र के लक्षण के आधार पर, इस प्रकार बहुत सारे जो 7 आधार राजनिघंटुकार ने बताए हैं, उनके आधार पर उनको नामित किया गया है। इस क्रम में बहुत सारी वनौषधियां हैं जिनके परिचय के लिए अभी तक हम लोग प्रयासरत हैं। ऐसा ही एक युग्म आता है असन और बीजक का। जब भी हम अपने मूल ग्रंथ, अगर हम कहें द्रव्यगुण के मूल ग्रंथ
चरक संहिता को अगर हम देखते हैं, जो आयुर्वेद का भी आधार ग्रंथ है, तो वहां पर एक मिनट जरा सा स्क्रीन शेयर करो। हमारे जो आधार ग्रंथ है में कहीं भी आचार्य का जो मूल अग्निवेश तंत्र है, वहां कहीं भी ये उल्लेख नहीं हुआ है कि ग्रंथ में आचार्य ने पर्यायात्मक शैली में द्रव्यों का उल्लेख किया है। और इस संदर्भ में आधुनिक युग के द्रव्य गुण के आधुनिक वाग्भट्ट अगर हम कहें, आचार्य प्रोफेसर पीवी शर्मा सर, तो उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं चरक संहिता में जितनी वनौषधियों का उल्लेख है, वह निश्चित रूप से अलग अलग वनौषधियां ही हैं। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो क्षेत्र में उसमें शास्त्र में हमको दो द्रव्यों का उल्लेख, एक असन और बीजक, इन दोनों का उल्लेख वहां दिखाई देता है। परिवर्ती जो आचार्य हुए, चाहे वो आचार्य सुश्रुत रहे हों, वहां भी पर्याय उल्लेख है, ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन निघंटुओं में आकर के पर्यायों की शैली में जो द्रव्यों का वर्णन हमको दिखाई देता है, वहां पर असन और बीजक, इन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द मान लिया गया है। इस संदर्भ में अगर हमको निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करना हो, तो जैसा कि आचार्य चरक में भी हमको निर्देश दिया है कि औषधीर नाम रूपाभ्याम जानते यज पावने अभिपाश्चैव गोपाश्च ये चान्य वनवासिना। तो जो जंगल में रहने वाले हैं, जंगल के आसपास रहने वाले हैं, जिनका निरंतर वनस्पतियों के साथ परिचय हो रहा है, उनसे इंटरेक्शन हो रहा है, उनसे हम वनस्पतियों का निश्चयात्मक ज्ञान, उनकी पहचान के विषय में, उनके रूप के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात को आचार्य सुश्रुत ने, धन्वंतरी निघंटु ने और बहुत सारे अन्य आचार्यों ने भी माना है। राजनिघंटुकार ने इस पे एक और बहुत महत्वपूर्ण एडिशन कर दिया। आभीर गोपाल पुलिंद तापसा पांथ्या तथा अन्येपि च वन्य पारगाः परीक्षितेभ्यो विविधौ शधाभिधा रसादि लक्ष्माणि ततः प्रयोजेत। यानी हमको जो ज्ञान हम गोपालकों से, भेड़ बकरी चराने वालों से प्राप्त कर रहे हैं, केवल उसी के आधार पर हम उन औषधियों का प्रयोग चिकित्सा में न करने लग जाएं। उसके पहले हमें उन औषधियों का अपनी प्रयोगशाला में अपने शास्त्रों के आधार पर परीक्षण करने के उपरांत, उनके रस आदि लक्षणों का परीक्षण करने के उपरांत फिर उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम फील्ड को देखें तो फील्ड में दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, जिनमें एक टर्मिनेलिया अलाटा, इसी का एक वानस्पतिक बॉटेनिकल सिनोनिम टर्मिनेलिया टोमेंटोसा भी है, काम्ब्रिटेसी फैमिली का प्लांट है, और दूसरा टेरोकार्पस मार्सुपियम, जो रॉक्स फेबेसी फैमिली का प्लांट है। ये ट्रेडिशनल और ट्राइबल मेडिसिन में असन और विजय सार के नाम से प्रयोग में आ रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के लिए मैं जब सर्वे कर रहा था, उस समय मैंने कुछ प्रयास किया कि इस कंट्रोवर्सी को हम एड्रेस करें। जैसा कि आप सब को ये अच्छी तरह से विदित है कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट तराई रीजन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। इसका लगभग आधा क्षेत्र वनाच्छादित है, जहां पर नेचुरल साल फॉरेस्ट अभी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और साल एक ऐसी वनस्पति है जो कि अपनी विसिनिटी में, अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे दूसरे प्लांट्स को ग्रो करने का, नेचुरली ग्रो करने का अवसर प्रदान करती है। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का एक सिंबॉलिक चित्र है फील्ड विजिट का।
हमने जो हमारे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में लगभग वर्तमान में 60,000 के आसपास की पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी थारू ट्राइब की है। और थारू ट्राइब्स की अगर उनकी एथनिक एफिनिटी के बारे में हम बात करें तो इनको महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुगलों से युद्ध के समय जब ये लोग वहां से भागे तो ये तराई के जंगलों में आकर के सेटल हो गए और वहीं से ये थारू ट्राइबल कम्युनिटी का एग्जिस्टेंस माना जाता है। वहीं से इनका ओरिजिन माना जाता है। नेपाल का जो तराई का एरिया है और भारत का जो तराई का एरिया है, दोनों ही तरफ थारू ट्राइबल कम्युनिटी रेजाइड करती है, वहाँ रहती है। और ये कम्युनिटी जंगल के आसपास है तो वहाँ से अपनी वनौषधियों का कलेक्शन करके और कुछ ट्रेडिशनल हीलिंग में ये लोगों का अच्छा पकड़ है। लोकल ट्रेडिशनल हीलर को भर्रा के नाम से वहाँ जानते हैं। तो ये लोग एक प्लांट को यूज करते हैं असन के नाम से, जो हमने अभी बात की, टर्मिनेलिया अलाटा या टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, काम्ब्रिटेसी फैमिली का प्लांट है। दूसरा विजयसार या बीज साल, ये टेरोकार्पस मार्सुपियम जो फेबेसी फैमिली का है। लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस में असन का प्रयोग कार्डियोटॉनिक के रूप में, विशेष रूप से जो हृदय और बल्ले जनित जो शोथ है, एडिमा ऑफ कार्डियक ओरिजन, उसमें इसका क्वाथ का प्रयोग किया जाता है बार्क के। इसके अलावा बार्क के क्वाथ का प्रयोग, इसके त्वचा के क्वाथ का प्रयोग डायरिया के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोसूरिया में भी डिकॉक्शन का प्रयोग किया जाता है। और स्टेम और ब्रांचेस को बर्न करके जो उसकी एशेज आती हैं उससे एक डिटर्जेंट ये लोग बना लेते हैं और उसको यूटेंसिल्स और क्लॉथ क्लेंसिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ये अगर इसकी मार्फोलॉजी को हम देखें तो एक बहुत बड़ा सा प्लांट होता है, लार्ज डेसिडुअस ट्री है। यंग पार्ट्स टोमेंटोस होते हैं, इसलिए टोमेंटोसा उसकी स्पीसीज दी गई है। लीव्स सब अपोजिट है, काफ़ी लंबी होती हैं, 25 to 9 सेंटीमीटर, ऑब्लॉन्ग ओवेट, कोरिएसियस, इंटायर, इमर्जिनेट। Flowers dull yellow, panicled in erect spikes, fruit 5-winged, crenulate, resemble fruit of Arjuna, that is Terminalia arjuna. It flowers in March to May and fruits in October to November. ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, इधर के फॉरेस्ट में मिक्स्ड वेजिटेशन के रूप में, आप कुछ कह रहे हैं क्या? मिक्स्ड वेजिटेशन के रूप में ये पाया जाता है। इसके अलावा सब हिमालयन रीजन में, नॉर्थ वेस्ट और नेपाल और सिक्किम में भी ये बहुतायत से मिलता है, लगभग 1000 फीट की हाइट पर। और इधर जब हम सेंट्रल इंडिया की तरफ जाते हैं तो अमरकंटक और इस क्षेत्र में भी, इधर वेस्टर्न घाट्स की तरफ भी ये प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ इसकी हाइट थोड़ा कम हो जाती है। ये टर्मिनेलिया टोमेंटोसा का बड़ा प्लांट है। अगर इसको हम देखें, ऐश ग्रे बार्क है और लॉन्गिट्यूडनली फिशर बार्क है, इसलिए इसको क्रोकोडाइल बार्क ट्री भी कहते हैं। जैसे क्रोकोडाइल के स्किन के ऊपर फिशर्स होते हैं, उसी तरह के फिशर्स इसकी बार्क पर मिलते हैं। ये फ्लावरिंग है उसका, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा का। ये थोड़ा क्लोज व्यू। देन फ्रूटिंग आप देखें तो बिल्कुल अर्जुन के जैसे फ्रूट्स होते हैं। अर्जुन के मैक्सिमम 4 विंग्ड होते हैं, इसके 5 विंग्ड होते हैं। थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है। ये क्लोज व्यू है फ्रूट्स की। और ये इसकी बार्क का बल्कि इसकी जो हार्टवुड है वो है। इसके अलावा अगर हम विजय सार को देखें लोकल हेल्थ ट्रेडिशन में, तो इसको मुख्य रूप से ग्लाइकोसूरिया, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनली लोग इसके यूटेंसिल्स बना लेते हैं, उसमें रात को पानी भर के रखते हैं और सुबह उसको पी लेते हैं। या इसकी जो लकड़ी है
हार्टवुड है उसको पानी में डाल करके रख देते हैं रात को, दिन भर रात भर रखने के बाद सुबह को एम्पटी स्टमक उसको यूज करते हैं, एंड दे कंसीडर इट टू रिलीव ग्लाइकोसूरिया, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड आल्सो। इसके अलावा हार्टवुड के डिकॉक्शन को जनरल डेबिलिटी और लो इम्यूनिटी की कंडीशंस में एज जनरल टॉनिक भी यूज करते हैं लोग। अगर इसकी मार्फोलॉजी देखें तो लार्ज डेसिडुअस ट्री ये भी होता है, लीव्स आर इम्पेरिपेंडेंट, लीफलेट्स 5 to 7, कोरिएशियस, एलिप्टिक और ओवेट और लैंसियोलेट, एक्यूट और शॉर्टली एक्यूमिनेट। Flowers are yellow in large, much branched, brown, pubescent terminal panicles. Pods are orbicular, flowering September to October and fruiting November to March. लगभग 15 से 30 मीटर का ऊंचा ये प्लांट होता है। डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट सेंट्रल, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के फॉरेस्ट में मिलता है। विशेष रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ जो दुधवा टाइगर रिजर्व का, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया है, यहाँ भी ये मिलता था, बहुतायत से होता था मिक्स्ड फॉरेस्ट में, लेकिन अभी ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत कम पॉपुलेशन इसकी बची है। और एक हमारे यहाँ बीरा रेंज है, वहाँ एक अभी भी बहुत बड़ा सा इसका प्लांट खड़ा हुआ है। इसके अलावा अब इसका प्लांटेशन किया जा रहा है इस रेंज में। ये लगभग 10 साल पुराना टेरोकार्पस मार्सुपियम का पेड़ है, जो बहुत मोटा नहीं अभी हो पाया है। ये इसकी फ्लावरिंग है, हालांकि बहुत दूर से लिया गया फोटोग्राफ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये इसका स्पेसिमेन जो कलेक्ट किया गया था, येलो फ्लावर्स हैं इसके, और फेबेसी फैमिली का है तो उसका फैमिली कैरेक्टर तो इसमें होगा ही। ये इसका हार्टवुड है, वही जो बड़ा पेड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी ये हार्टवुड को कलेक्ट किया गया है यहाँ से काट काट करके। ये थोड़ा सा अलग से कलेक्टेड हार्टवुड है। क्लासिकल टेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये फील्ड की बात थी, अगर हम दूसरा पक्ष इसका देखें, क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें, तो असन का उल्लेख आचार्य चरक ने उदार्द प्रशमन महाकषाय में किया है। इसके अलावा जो दिनचर्या का अध्याय है, वहाँ पर ये दंत धावन के रूप में प्रयोग करने का उल्लेख हुआ है। सारासव के निर्माण में इसका उल्लेख है, रसायन के रूप में उल्लेख है। ज्वर चिकित्सा में चंदनादि तैल बनाने में इसका एक एज कॉन्स्टिट्यूएंट उपयोग हुआ है। इसके अलावा रक्त पित्त की चिकित्सा में इसके क्षार का प्रयोग उल्लिखित है। पित्तज प्रमेह में, कुष्ठ, उरुस्तंभ चिकित्सा में, और ऐसा आचार्य चरक ने उल्लेख किया है कि जंगल देश में पाया जाता है। सुश्रुत में अगर हम देखें तो इसको शरदे पुष्पति ऐसा लिखा गया है। साल सारादि गण में असन उल्लिखित है। कुष्ठ चिकित्सा, महाकुष्ठ, प्रमेह। इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए इसकी एसेस का, राख का प्रयोग चरक सुश्रुत में उल्लिखित है। सर शायद आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आई एम सो सॉरी सर। माइक सर शायद आपका ऑफ हो गया था। हाँ सॉरी। जी जी सर, अब आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो अगर हम अष्टांग हृदय में देखें तो असन को श्लेष्मनाशक गण में और असनादि गण में वाग्भट्ट ने रखा है। इसके अलावा कुणप गंधी शुक्र की चिकित्सा में, प्रमेह की चिकित्सा में, प्रमेह पीड़िका में और प्रमेह जन्य व्रण में अयस्कृति के रूप में इसका उल्लेख हुआ है। कुष्ठ की चिकित्सा में, स्वित्र की चिकित्सा में, अहिपूतना चिकित्सा में। इसके अलावा नेत्र विकारों में, तिमिर में इसका प्रयोग हुआ है। गलगंड और भगंदर की चिकित्सा में और रसायन के रूप में असन का प्रयोग क्लासिकल टेक्स्ट में आया है। इसके अलावा वंगसेन ने
असन का प्रयोग उपदंश की चिकित्सा में किया है, और इसके हार्टवुड का जो डिकॉक्शन है, अंतः काष्ठ का क्वाथ, उसको ओबेसिटी में प्रयोग किया है। इसके अलावा श्रीपद में भी गोमूत्र के साथ इसका प्रयोग उल्लिखित है। देश भर में और विश्व भर में बहुत सारी एथनो मेडिसिनल स्टडीज ऐसी हैं जो पब्लिश्ड हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, और ये असन का प्रयोग, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा का प्रयोग बहुत सारी डिजीज कंडीशंस में, बहुत रीजनल ट्राइबल कम्युनिटीज में इसका दिखाई देता है। फाइटोकेमिस्ट्री में भी अगर हम असन को देखें तो बहुत रिच इसका जो केमिकल प्रोफाइल है वो हमको दिखाई देता है, और बहुत सारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स इसमें मिलते हैं, जिसमें फाइटोस्टेरॉल्स, टैनिन्स, ट्राइटरपिनॉइड्स, सैपोनिन्स, प्रोटीन्स, ये सब इसमें, फ्लेवोनॉइड्स, ये उपलब्ध हैं इसमें। इसके ऊपर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्क्रीनिंग की तमाम सारी स्टडीज रिपोर्टेड हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, एंटी डायबिटिक, एंटी इपिलेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, इसके अलावा एंटी ओबेसिटी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड वुंड हीलिंग एक्टिविटीज रिपोर्टेड है। तो जो क्लासिकल टेक्स्ट में जो इसका प्रयोग किया जा रहा है, लगभग उसी तरह का प्रयोग ट्राइबल कम्युनिटीज में इसका दिख रहा है, और वही जो एक्टिविटीज हैं वो बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग एक्टिविटीज में भी ये हमको दिखाई दे रही। बीजक को अगर हम देखें तो बीजक का उपयोग आचार्य चरक ने पांडु चिकित्सा प्रकरण में बीजकाद्यारिष्ट के रूप में किया है, तो उसके निर्माण में। सुश्रुत संहिता में बीजक को कुष्ठ की चिकित्सा में उल्लिखित किया गया है। आचार्य चरक ने खदीरो कुष्ठघ्ना नाम कहा है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने दो द्रव्यों का उल्लेख वहां बीजक और खदीर का कुष्ठ की चिकित्सा में श्रेष्ठतम दो द्रव्यों का उल्लेख किया है। इसके अलावा नीली तेल और सरेकादि तेल के घटक के रूप में बीजक का प्रयोग पलित रोग की चिकित्सा में किया गया है। रसायन अध्याय में भी इसका उल्लेख आया है, और मुक्ताद्य व्यंजन के रूप में नेत्र रोगों में भी इसका प्रयोग हुआ है। अष्टांग हृदय में वशिष्ठ हरितकी का एक घटक द्रव्य है ये, जो कास की चिकित्सा में उल्लिखित है। एलादि घृत का घटक है, जो राजेक्षमा की चिकित्सा में उल्लिखित है। स्वित्र की चिकित्सा में इसका उल्लेख है, और रसायन के रूप में भी इसका उल्लेख है। निघंटु शेष ने असन और बीजक को दोनों को सिनोनिम माना है, लेकिन बीजक का एक पर्याय उन्होंने वहां प्रयोग किया है, नील निर्यास, और इसकी दो वेराइटीज का उल्लेख किया है, जिनमें से एक शिखी ग्रीव और दूसरी गोमूत्र। तो शिखी ग्रीव को हम नील निर्यास से कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे के जो निघंटु क्लासिक्स हैं उन सब ने बीजक और असन को पर्याय ही माना है। इवन एपीआई ने भी जो अभी हमारा लीगल डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड है, वहां भी असन और बीजक को पर्याय के रूप में ही वहां उल्लेख किया गया है। कंटेम्परेरी आयुर्वेद की अगर हम बात करें, आधुनिक विद्वानों की, तो वैद्य बापालाल ने असन को टर्मिनेलिया टोमेंटोसा उसका बॉटेनिकल सोर्स माना है। इसके अलावा बापालाल जी ने एक प्लांट का और उल्लेख किया जो महाराष्ट्र की तरफ विशेष रूप से वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, ब्रिडेलिया मोन्टाना, उसको भी वहाँ स्थानिक लोग असन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एपीआई में भी इसको दोनों को ही पर्याय के रूप में माना गया है। टेरोकार्पस मार्सुपियम जो फेबेसी फैमिली का प्लांट है, उसका ऑफिशियल बॉटेनिकल सोर्स उसको माना है। अगर हम एथनोमेडिसिनल यूज बीजक के देखें तो उसका भी बहुत सारे एथनोमेडिसिनल यूजेस रिपोर्टेड हैं, लेकिन मुख्य रूप से सारे एथनोमेडिसिनल यूजेस इसके या तो वुंड हीलिंग में है, स्किन डिजीज में है, या एज एंटी डायबिटिक एजेंट है। फाइटोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं टेरोकार्पस मार्सुपियम की, तो इसमें फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसकी भी बायो एक्टिविटीज जो अभी स्क्रीनिंग हुई है, बहुत सारी रिपोर्टेड हैं, पब्लिश्ड हैं, जिनमें एनाल्जेसिक एक्टिविटी, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, कार्डियोटॉनिक, एंटी कैटारेक्ट,
anti-diarrheal, antioxidant, anti-hyperlipidemic, antibacterial, hepatoprotective, anti-cancer, antifungal, anti-inflammatory। ये सारी एक्टिविटीज टेरोकार्पस मार्सुपियम में भी रिपोर्टेड हैं। अगर दोनों को हम कंपेयर करके देखें तो टर्मिनेलिया टोमेंटोसा और टेरोकार्पस मार्सुपियम यानी असन और विजयसार, असन के क्वाथ का भी प्रयोग ग्लाइकोसूरिया के ट्रीटमेंट में किया जा रहा है। विजयसार का जो हार्टवुड है उसका भी प्रयोग यूरिनरी डिस्चार्ज और ग्लाइकोसूरिया भी किया जाता है। इसके अलावा असन की बार का प्रयोग डायरिया के ट्रीटमेंट में भी किया जा रहा है। वहीं विजयसार इज यूज्ड इन जनरल डेबिलिटी एंड इन लो इम्यूनिटी। इसके अलावा आसन का एक प्रयोग और जो विशेष है जो कि थारू ट्राइब करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक एडिमा। क्लासिकल उसमें कंपैरेटिव देखें, अभी हमने हालांकि बात की है तो उसका जस्ट रिपीटिशन है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय तीनों में ही दोनों द्रव्यों का उल्लेख आया है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस हमको दिखाई देता है जो कि इनका अष्टांग हृदय का एक रेफरेंस है। मैं फिर पीछे आऊंगा। साइमल्टेनियस यूज ऑफ असन एंड बीजक एज रसायन इन अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र चैप्टर 39 इन वर्सेस 150 to 153। वहाँ दोनों द्रव्यों का एक साथ उल्लेख हुआ है और दोनों ही रसायन के रूप में उल्लिखित हैं। इससे यह स्पष्टता से दिखाई देता है कि ये दोनों दो अलग अलग द्रव्य हैं। अगर इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंपेयर करें तो दोनों में ही बहुत सारी शेयर्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इनमें डिमॉन्स्ट्रेट हुई हैं। अगर हम रिजल्ट्स पे आते हैं, दोनों को सारी सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद, तो लिटरेरी टेक्स्ट में अगर हम देखें तो टेक्स्ट में दो द्रव्यों का स्पष्टता से उल्लेख है, असन और बीजक। और बृहत्त्रयी में कहीं भी ऐसा उल्लिखित नहीं है कि दोनों ही द्रव्य एक दूसरे के दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाचक हैं। ऐसा बृहत्त्रयी में उल्लेख कहीं नहीं दिखता। इसके अलावा असन का प्रयोग सिंगल ड्रग के रूप में पॉलीहर्बल फार्मुलेशंस के रूप में अर्टिकेरिया ओरोडेंटल हाइजीन और रसायन के रूप में किया जा रहा है। वहीं बीजक का प्रयोग पांडु की चिकित्सा में, जो बीजकाद्यारिष्ट के रूप में बात की हमने, स्किन डिजीज, खालित्य, पालित्य, रसायन, कास और राजयक्षमा आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। केवल एक पॉइंट ऐसा दिखाई देता है जिसमें आसन को शरद ऋतु में इसमें फ्लावर्स आते हैं ऐसा कहा गया है, जबकि फील्ड में अगर हम देखें तो इसकी फ्लावरिंग हेमंत इसमें बसंत ऋतु में दिखाई देती है। इन द फील्ड टर्मिनेलिया अलाटा and Exroth is found to flower in month of April to May, whereas Pterocarpus marsupium roxburghi flowers in the month of September to October. Then where the Bapalal has considered them as two different drugs, use of two different plant drugs by their classical name Asan and Vijayasar or Vijayasal in local health tradition in forested villages of Khiri district of Uttar Pradesh also favors consideration of Asan and Bijak as two different drugs rather than considering them two terms synonymous. From this we may conclude that references of classical medicinal uses and their comparative analysis with tribal claims show that both the drugs Asan and Bijak are derived from two different botanical sources. That is, Asan is Terminalia alata and Exroth synonymous Terminalia tomentosa family Combretaceae, whereas Bijak is Pterocarpus marsupium family Fabaceae. Consideration of Asan and Bijak as synonymous is it does not appear to be appropriate. And what are the benefits of considering both the plants as different drugs? Considering Asan and Bijak as different plant drugs provides us an opportunity to include a new plant, that is Terminalia alata and Exroth
family Cambritaceae in Pharmacopoeia. And more interesting thing is that this plant is of Indian nativity. तो ये कोई छोटी वनौषधि नहीं थी जिसके ऊपर हमारे आचार्यों का ध्यान नहीं गया हो। अवश्य ही आचार्यों का ध्यान इतनी विशाल वृक्ष के ऊपर अवश्य गया होगा। इसलिए दोनों को असन और बीजक को अलग अलग द्रव्य मानना चाहिए। और यह आज के समय में जब वनौषधियों की उपलब्धता बहुत कठिन हो रही है, तो उस समय में ये अबेंडेंटली अवेलेबल है और एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय ट्राइबल पीपल बाय इट्स क्लासिकल नेम असन। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस अद्भुत व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा और बहुत ही ध्यान से सभी लोगों ने बायोलॉजिकल जो आइडेंटिफिकेशन है इसका बहुत अच्छे से सुना होगा। अब मैं सभी माननीय श्रोतागणों से आग्रह करता हूं कि यदि उनके कोई भी प्रश्न है या संदेह है तो आदरणीय सर अभी लाइव है, तो कृपया सभी लोग क्रमिक रूप से एक एक करके आदरणीय सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि यदि कोई प्रश्न या संदेह है तो कृपया आदरणीय सर से पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। मुझे लगता है सर कि इस बृहद और विस्तृत व्याख्यान के बाद जो शंका की गुंजाइश है उसकी कोई संभावना नहीं रही है, इसलिए सभी सम्मानित श्रोतागणों का धन्यवाद करता हूं। मैं आप सभी माननीय श्रोतागणों का इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक श्रवण करने हेतु धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, अध्यक्ष शासी निकाय आरईवी का उनके सतत समर्थन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी माननीय निदेशिका डॉक्टर वंदना सिरोहा मैडम, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो इन सभी समस्त कार्यक्रमों की हमारी प्रेरणा स्रोत है। मैं माननीय वैद्य राजेश कोटेचा सर, सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार का उनके सतत सहयोग और उत्साह वर्धन के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करता हूं। मैं सभी आदरणीय गुरुओं, विद्वानों एवं प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी गरिमामय उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता से यह वेबिनार सफल हुआ। अंत में मैं आप सभी के प्रति पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सो मच।